डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एआईपी सिस्टम अभी एक मेजर माइलस्टोन को पूरा कर चुके हैं, जिसके बाद इनको इंडियन नेवी की सबमरीन में इंटीग्रेट करना शुरू किया जा सकता है। इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले 41,000 लाइट मशीन गन की टेंडर अभी रिलायंस आर्मामेंट की वजह से कुछ दिन के लिए डिले होने वाली है। डीआरडीओ की तरफ से इसी साल के अंत तक या 2022 की शुरुआत में ही एक्सार शाम की पहली डेवलपमेंटल टेस्ट को करने की तैयारी किया जा रहा है। इंडियन नेवी को इसी साल जून या जुलाई के बीच ही MS-60R हेलीकॉप्टर को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा और अभी इंडियन नेवी की एक टीम को यूनाइटेड स्टेट भेजने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर इनको MS-60R हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और अंत में क्या टर्की की अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का डिजाइन HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डिजाइन को कॉपी करके बनाया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की एआईपी सबमरीन्स को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे पास एक भी एआईपी सबमरीन मौजूद नहीं है। हालांकि इंडियन नेवी में अभी कलवरी क्लास की 2 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें एआईपी सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से इनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक रिड्यूस हो रही है। इसके लिए अभी भारत की तरफ से इंडिजिनसली एआईपी सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था और डीआरडीओ की तरफ से अभी एक एआईपी सिस्टम को डेवलप किया गया था, जिसको डीआरडीओ की नेवल मेटेरियल रिसर्च लैब और LNT की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए आईपी सिस्टम को डीआरडीओ की लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म में टेस्ट किया जा रहा था और इस दौरान इसको मैक्सिमम पावर मोड में और एंड्योरेंस मोड में टेस्ट किया गया था। डीआरडीओ का कहना है कि दोनों ही ट्रायल अभी सफल रहे हैं, जो कि हमारी देसी आईपी सिस्टम के लिए एक मेजर माइलस्टोन बनने वाले हैं। अभी इनको हमारे कलवरी क्लास की सबमरीन में फिट किया जा सकता है और उम्मीद किया जा रहा है कि INS कलवरी में सबसे पहले डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए आईपी सिस्टम को 2023 या 2024 तक इंस्टॉल किया जाएगा। इसी दौरान ही INS कलवरी की पहली रिफिट को किया जाएगा। अभी पाकिस्तान के पास जो अगुस्ता 90B क्लास की सबमरीन मौजूद है, उनमें भी एआईपी सिस्टम मौजूद है और अभी वो चाइना से जो वियान क्लास की 8 सबमरीन को खरीदने वाले हैं, उनमें भी एआईपी सिस्टम मौजूद रहने वाली है। हालांकि पाकिस्तान इसमें जर्मनी की एआईपी सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहता था, लेकिन जर्मनी की तरफ से अपनी एआईपी सिस्टम को पाकिस्तान को देने से इनकार करने की वजह से अभी शायद पाकिस्तान की तरफ से इनमें चाइनीज मेड एआईपी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लाइट मशीन गन की टेंडर को लेकर है। आप सबको पता है कि पिछले साल भारत की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर लगभग 16,500 के आसपास लाइट मशीन गन के लिए इजराइल की नेगिव LMG को सिलेक्ट किया गया था और उसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और अभी इनका डिलीवरी भारत को शुरू हो चुका है, लेकिन ये डील इमरजेंसी बेसिस पर की गई थी और अभी इंडियन आर्मी में लाइट मशीन गन्स को बल्क में शामिल करने का फैसला किया गया था, जिसमें कम से कम 41,000 LMG खरीदे जाने वाले थे और इनको अभी शायद मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर भारत में ही बनाने का प्लान किया गया है। इस टेंडर में कल्याणी ग्रुप, PLR सिस्टम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रिलायंस आर्मामेंट पार्टिसिपेट कर रही थी। इसमें ट्रिपल डिफेंस भी पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन बाद में ट्रिपल डिफेंस एन मौके में यहाँ से बाहर हो गया, क्योंकि वो अभी लाइट मशीन गन के बदले सिर्फ अपनी स्नाइपर सेगमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑफिशियल प्लान के मुताबिक इसी साल की 22 फरवरी से ही इन सभी कंपनियों की तरफ से ऑफर किए गए लाइट मशीन गन की ट्रायल शुरू होने वाली थी और ऑब्वियस सी बात थी कि सभी किसी न किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ मिलकर इनको भारत को ऑफर करने वाले थे, जिसमें से PLR सिस्टम IWI की LMG को भारत को ऑफर करने वाली थी, जिसको हाल ही में ही खरीदा गया है। कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी बुल्गारियन फर्म अर्सेनल की LMG को ऑफर किया जा रहा है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अपनी खुद की LMG को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन रिलायंस की तरफ से अभी तक कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ठीक नहीं किया गया है और अभी खास करके रिलायंस की वजह से टेंडर थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि अभी तक रिलायंस की तरफ से ऑफिशियली बताया नहीं जा रहा कि वो कौन सी LMG को ऑफर करने वाले हैं। वो बस इतना बता रहे हैं कि वो अपने यूरोपियन और अमेरिकन पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं और अभी इसमें इजराइल की IWI की नेगिव NG7 LMG सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और फिर भी इस टेंडर में जिस भी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको अपनी इंडियन पार्टनर के साथ
पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर 18 महीने के अंदर ही भारत में अपनी इन गन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना पड़ेगा। यानी कि आगे चल के यहीं पर ही बाकी बचे 41,000 गन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी इस डील को कंप्लीट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि सबसे पहले इंडियन कंपनी की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलने के बाद 10 से 20 लाइट मशीन गन को यहाँ पे बनाया जाएगा और इनको पहले से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तरफ से सप्लाई किए गए लाइट मशीन गन के साथ कंपेयर किया जाएगा और अगर ये आपस में मैच करते हैं तब जाके इनको मास प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 2 बार लाइट मशीन गन की टेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो 41,000 गन के लिए ऑर्डर को प्लेस करने से पहले ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तरफ से सप्लाई किए गए लाइट मशीन गन को टेस्ट किया जाएगा और बाद में सिलेक्ट किए गए लाइट मशीन गन को भारत में बनाए जाने के बाद इनको फिर से एक बार टेस्ट किया जाएगा और अगर ये अपने फॉरेन वेरिएंट के साथ मैच कर पाते हैं तब जाके इनको आर्मी में शामिल करने के लिए क्लियरेंस दी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट एक्सार साम को लेके है। डीआरडीओ की तरफ से भी एक ट्रक बेस्ड मोबाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसमें एक्सार साम के लिए इस्तेमाल होने वाली रडार एंटीना को प्लेस किया जाएगा। आरएफआई के मुताबिक डीआरडीओ अभी एक स्किड टेलीस्कोपिक मास सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, जिसका लेंथ लगभग 30 मीटर के आसपास और वजन लगभग 27.5 टन के आसपास होने वाली है। इसका जो मेन पिलर रहेगा वो ट्रक के ट्रेलर के साथ अच्छी तरीके से अटैच होना चाहिए और मोबाइल मास सिस्टम को मेनली डीआरडीओ यहाँ लो अल्टीट्यूड थ्रेट को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है, जो कि मेनली माउंटेन रीजन के लिए कारगर साबित होने वाला है। और इसे अगर किसी भी जंगल एरिया में प्लेस किया जाता है या फिर डिप्लॉय किया जाता है तो इजीली जंगल के ट्रीज को पार करके पूरी एरिया को स्कैन कर सकेंगे। अब एक्सार साम की बात करें तो ये भारत के द्वारा अब तक बनाए जाने वाले सभी सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम के मुकाबले लॉन्गर रेंज वाली सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम होने वाली है, जिसे आगे चल के भारत बोथ ईस्ट और वेस्टर्न फ्रंट में तैनात करने वाला है। इसी वजह से इसका मल्टीपल टेरेन में परफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों में अलग अलग तरह के टेरेन हमको देखने को मिलते हैं। डीआरडीओ भी इसी साल के एंड तक या 2022 की शुरुआत से ही एक्सार साम की पहली डेवलपमेंटल ट्रायल को शुरू करने वाला है। इसी वजह से अभी फ्लोट किए गए टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले कंपनियों को जल्दी से ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा और 10 महीने के अंदर ही डीआरडीओ इसके लिए बाकी सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और सब सिस्टम को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट एक इंडिजिनस टॉर्पेडो को लेके। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास पहले से ही वरुणास्त्र टॉर्पेडो मौजूद है, जो कि एक हेवीवेट क्लास का टॉर्पेडो है, लेकिन अभी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब की तरफ से एक लाइट वेट क्लास की टॉर्पेडो को डेवलप किया गया, जिसका नाम एडवांस लाइट टॉर्पेडो यानी कि TAL है। इसे अभी इंडियन नेवी की IL-38 एयरक्राफ्ट में टेस्ट किया गया है और बताया गया कि इसकी पहली टेस्ट बिल्कुल सफल रहा है और साथ ही ये भी पहली बार है जब किसी इंडिजिनस टॉर्पेडो को किसी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया है। वैसे इस टॉर्पेडो को पहले से ही नेवी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इनको अब तक सिर्फ नेवल वेसल में ही डिप्लॉय किया गया था, पर अभी इन टॉर्पेडो को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब की तरफ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है, जिस वजह से अभी इन टॉर्पेडो की रेंज को पहले के मुकाबले काफी बेहतर किया जा सकेगा। पहले से इन टॉर्पेडो को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब की तरफ से डेवलप कर लिया गया था, लेकिन अभी इसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए एक नई लॉन्चिंग मैकेनिज्म और फायर कंट्रोल सिस्टम को भी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब की तरफ से डेवलप किया गया है। अभी लॉन्च किए गए टॉर्पेडो को एयरक्राफ्ट से पैराशूट की मदद से लॉन्च किया गया था और सेपरेशन होने के बाद ये पैराशूट की मदद से डिसेंड कर रहा था। ये सभी प्रोसेस ट्रायल के दौरान एकदम स्मूथली अचीव कर लिए गए थे और अभी इनकी सक्सेसफुल टेस्ट के बाद आगे चल के हमारे नेवल एयरक्राफ्ट से इन टॉर्पेडो को फायर किया जा सकेगा, जो कि एक नॉर्मल टॉर्पेडो के मुकाबले काफी ज्यादा दूरी तक मार कर पाएंगे। यानी कि नॉर्मली लाइटवेट टॉर्पेडो की बात करें तो वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक ही मार कर सकते हैं। यानी कि इनको फायर करने के लिए हमारी किसी भी नेवल वेसल को दुश्मन की शिप के लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इनको एयरक्राफ्ट से फायर किया जाता है तो ये काफी दूरी से ही फायर किए जा सकते हैं और एयरक्राफ्ट आसानी से दुश्मन की शिप्स के करीब जाके इनको ड्रॉप करके वापस आ सकते हैं। और जैसे कि पैराशूट की मदद से इनको नीचे गिराया जाएगा तो कुछ हद तक ये ग्लाइड करके भी आगे जा सकते हैं, जिस वजह से इनका इफेक्टिव रेंज इनके ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले काफी ज्यादा होने की उम्मीद किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की MS-60R हेलीकॉप्टर को लेके है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं। इनको अभी
इंडियन नेवी की अलग अलग फ्रंटलाइन फोर्सेस में डिप्लॉय किया जाएगा। अब भारत को इन हेलीकॉप्टर्स को तुरंत ही डिलीवर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से यूएस नेवी की स्टॉक से 3 हेलीकॉप्टर्स को भारत की तरफ शिफ्ट करने के लिए कहा गया था। यानी कि यूनाइटेड स्टेट नेवी को डिलीवर होने वाले 3 हेलीकॉप्टर को सबसे पहले भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और इनको शायद 2021 की जून या जुलाई से ही भारत को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। अभी भारत को डिलीवर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट नेवी के लिए बनाए गए 3 MS-60R हेलीकॉप्टर में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए जा रहे हैं, जिनको करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से कहा गया था और ये चेंज बेसिकली सभी 24 हेलीकॉप्टर में किए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स को अभी भारत को डिलीवर करने से पहले इंडियन नेवी के पायलट्स को इसमें इनिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी और अभी इंडियन नेवी की पायलट्स और ग्राउंड क्रू मेंबर्स को भी यूनाइटेड स्टेट भेजा जाएगा, जहां पर इनको यूनाइटेड स्टेट की तरफ से MS-60R हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि इनिशियल बैच में कितने पायलट्स और कितने क्रू मेंबर भेजे जाएंगे। इंडियन नेवी की बात करें तो अभी हमारी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की फ्लीट लगभग पुरानी हो चुकी है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर अभी नेवी में शामिल होने के बाद इंडियन नेवी की ताकत में काफी इजाफा होने वाला है। इन हेलीकॉप्टर्स को एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, मेडवैक या फिर यहाँ तक कि नेवल स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी भारत की तरफ से इन 24 हेलीकॉप्टर के बाद एडिशनल 8 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भी प्लान को करके रखा गया, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स की ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद प्लेस किया जा सकता है। अगला अपडेट टर्की और भारत को लेके। तो रिसेंटली टर्की की तरफ से अपने एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को डिस्प्ले किया गया था। इस हेलीकॉप्टर का नाम T-629 रखा गया और इसे अभी टर्की की टाई यानी कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप किया गया है। इसकी बाकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन इसको बस T-129 आर्म्ड रिकॉन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी सेरेमनी के अवसर पर डिस्प्ले किया गया था। अब T-129 ओरिजिनली एक इटालियन मेड हेलीकॉप्टर है जिसे अगुस्टा मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन T-129 ATA के इसका एक टर्किश वेरिएंट है। अभी इसे पाकिस्तान भी खरीदना चाहता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर के लिए इंजन को सप्लाई न करने की वजह से टर्की इनको पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर पा रही। अब अगर T-629 की बात करें तो ये भी लगभग 6 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसमें भी एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर की तरह 30 mm के रॉकेट या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। हालांकि इसकी जो मॉडल डिस्प्ले किया गया था उसमें विंग सेक्शन तो दिखाया गया था, लेकिन इसमें किसी भी तरह की वेपन को वहां पे डिस्प्ले नहीं किया गया था। इसके बारे में सबसे पहले टर्की की तरफ से 2017 में हिंट दिया गया था कि वो अब एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को डेवलप करने वाले हैं और 2019 में इसकी असेंबली करना वो शुरू कर रहे थे। अब ये हेलीकॉप्टर कन्वेंशनली पावर हेलीकॉप्टर होने वाली है या फिर इलेक्ट्रिक पावर हेलीकॉप्टर होने वाली है या फिर हाइब्रिड हेलीकॉप्टर होने वाली है, इसके बारे में कोई क्लियर डाटा दिया नहीं गया है। लेकिन इसकी मॉडल को देखने के बाद पूरी सोशल मीडिया में ये चर्चा किया जा रहा था कि दिखने में बिल्कुल भारत की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरह है। तो ट्विटर में बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि टर्की की तरफ से भी भारत या HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को कॉपी करके इसको बनाया गया है। वैसे दिखने में काफी हद तक सिमिलर दिखते हैं, लेकिन इसे अगर टर्की की T-129 के साथ भी कंपेयर करें तो उसके जैसा भी दिख रहा है। लेकिन बात ये नहीं है कि टर्की का ये जो हेलीकॉप्टर ये HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से इंस्पायर हुआ है या फिर T-129 हेलीकॉप्टर से इंस्पायर्ड है। बात यह है कि ये T-129 से ज्यादा HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ सिमिलर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि भले ही वो HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कॉपी नहीं की है, लेकिन अगर यहाँ पर भारत चाहे तो LCH को बेस करके अपनी खुद की अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को डेवलप कर सकता है और हमारे पास इसके लिए पहले से ही एक फाइन ट्यून डिजाइन मौजूद है और इसके लिए भारत चाहे तो टर्की की T-629 हेलीकॉप्टर को एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।